तो हम लोग अब पढ़ेंगे पराश्रव्य तरंग का अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग मतलब एग्जाम्पल, क्या क्या पराश्रव्य तरंग का एग्जाम्पल है उसके बारे में। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका हम पढ़ रहे हैं? रडार का प्रयोग करते हैं। किसका बोलते हैं? सॉरी, सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। क्या है? रैंकिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। ये जो है गहराई नापने के लिए, और 3D जो है मैप जो है, मतलब पानी समुद्र के अंदर जो है क्या वस्तुएं कहां पर क्या है उसका मैपिंग भी करता है। तो मैपिंग के लिए ठीक। दूसरा अनुप्रयोग है कीमती कपड़ों या वायुयानों या चिमनी भट्टा या सुई की घड़ियों को साफ करने में, साफ करने में। ठीक है, चाहे कीमती कपड़ा हो, वायुयान हो या घड़ियां, ये सब मतलब और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, उनको साफ करने में, मतलब धूल का हटाने में। जो धूल जम गया है, साफ करना मतलब यहां लिख लीजिए धूल कण। ठीक है, अगला है कल कारखानों में कालिक को साफ करने में। जैसे चिमनी भट्ठा में क्या होता है कि बहुत सारा धुआं ये वो जो दीवार पर जम जाती है, तो एक आदमी उतना बड़ा सा कारखाना कैसे साफ करे? तो इसी माध्यम से पराश्रव्य तरंगों के द्वारा हवा मार के साफ किया जाता है। चौथा है विभिन्न चिकित्सा उपकरण में, जैसे अल्ट्रासाउंड या ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसको बोलते हैं। फिर हो गया अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी, ये सब में इसी तरंग का यूज होता है। पांचवा है कीड़े को नष्ट करने में, छठा है छिपी हुई वस्तुओं को खोजने में, सातवां है स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने
में। आठवां है द्रव्य को गर्म करने में, द्रव्य को गर्म करने में। तो पराश्रव्य तरंगों का अनुप्रयोग जो है सबसे अधिक पूछा जाता है सोनार के बारे में। और फिर ये उपकरण जो है चिकित्सा उपकरण, अल्ट्रासाउंड में कौन सा तरंग का प्रयोग करते हैं, ईसीजी में या सोनोग्राफी में, तो ये सब ज्यादा एग्जाम में पूछे जाता है। तो यहां तक समझ गए हमें। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल, ठीक है, ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। हम जानते हैं कि ध्वनि की चाल जो है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे हवा में अलग होगी, पानी में अलग होगी, किसी ठोस में अलग होगी। वैसे जैसे स्टील में कहते हैं सर्वाधिक ध्वनि का चाल होता है वो चीज। तो अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होगी। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। यह डिपेंड किस पे करता है? ये माध्यमों के ऊपर डिपेंड करता है। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल माध्यमों के ऊपर निर्भर करता है। ध्वनि की चाल माध्यमों के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात किसी माध्यम का, किसी भी माध्यम का प्रत्यास्थता एवं घनत्व के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। क्या चीज के ऊपर निर्भर करती है? प्रत्यास्थता और घनत्व के ऊपर निर्भर करती है। तो अलग अलग माध्यमों का देखें, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल, अलग अलग माध्यमों में, ठीक है। अलग अलग माध्यमों में देखते हैं। सबसे पहले अवस्था लेते हैं, अवस्था, फिर पदार्थ का नाम, कौन कौन से पदार्थ रहेंगे, फिर चाल मीटर प्रति सेकंड, चाल कितना? मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो अवस्था में से ठोस अवस्था लेते हैं। ठोस में फर्स्ट नंबर पर एल्यूमिनियम, कौन आएगा? एल्यूमिनियम। इसमें कितना होता है? चाल 6420 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं निकल। इसमें कितना होता है? 6040 मीटर प्रति सेकंड। तीसरा हम लेते हैं स्टील, जो 5960 मीटर प्रति सेकंड होता है। चौथा हम ले लेते हैं लोहा, क्या बोलते हैं? लोहा
इसमें कितना होता है 5950 मीटर प्रति सेकंड। पांचवा हम लेते हैं कौन, पीतल। पीतल इसमें कितना होता है 4700 के लगभग, 4700 मीटर प्रति सेकंड। छठा यदि लेते हैं तो कांच। कांच इसमें कितना होता है 3980 मीटर प्रति सेकंड, 3980 मीटर प्रति सेकंड। इसमें पूछा कौन कौन, स्टील पूछा गया है और कांच पूछा गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये हो गया ठोस में। अब हम द्रव में देखते हैं। द्रव में देखते हैं। एक नंबर पे समुद्री जल। समुद्री जल इसमें कितना होता है चार 1531 मीटर प्रति सेकंड। फिर दूसरा नंबर पे आसूत जल। आसूत जल डिस्टिल्ड वाटर जिसको कहते हैं, इसमें कितना होता है डिस्टिल्ड वाटर में 1498 मीटर प्रति सेकंड। तीसरा नंबर में एथेनॉल। इथेनॉल इसमें कितना होता है इथेनॉल में 1207 मीटर प्रति सेकंड। चौथा है मीथेनॉल। मीथेनॉल इसमें कितना होता है मीथेनॉल में हम बात करें तो 1103 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। कितना होता है 1103 मीटर। तो द्रव में कौन है समुद्री जल में 1531 मीटर प्रति सेकंड, आसूत जल में 1498 मीटर प्रति सेकंड, इथेनॉल में 1207 मीटर प्रति सेकंड और मीथेनॉल में 1103 मीटर प्रति सेकंड। अब हम देखते हैं आगे गैस में। गैस का बात करें तो गैस में हाइड्रोजन। इसमें कितना होगा हाइड्रोजन में 1284 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा है हीलियम। हीलियम में कितना होता है हीलियम में 965 मीटर प्रति सेकंड, 965 मीटर प्रति सेकंड। तीसरा है वायु। इसमें कितना होता है 346 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है 346 मीटर प्रति सेकंड। चौथा है ऑक्सीजन। इसमें कितना होता है ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है 316 मीटर प्रति सेकंड। और पांचवा कितना कौन हो गया सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसमें कितना होता है 213 मीटर प्रति सेकंड। तो समझिए हाइड्रोजन में कितना होता है 1284 मीटर प्रति सेकंड, हीलियम में 965 मीटर प्रति सेकंड, वायु में 346 मीटर प्रति सेकंड, ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकंड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में 213 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां तक हम लोग ध्वनि का चाल देखे अलग अलग माध्यम में अलग अलग पदार्थ में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
जाने पर ध्वनि की चाल परावर्तित हो जाती है। क्या? परिवर्तित हो जाती है। जैसे यदि हम वायु में हैं और वायु से ध्वनि यदि जल में प्रवेश कर रही है तो वहां ध्वनि की चाल अलग अलग हो जाएगी। मतलब ध्वनि की चाल माध्यमों के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है। अगला है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ध्वनि तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होता है। परिवर्तित होता है। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होता है। अर्थात अलग अलग माध्यम में अलग अलग ध्वनि की चाल हो, या भिन्न भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। एक इसमें और पॉइंट क्या आता है कि ध्वनि की आवृत्ति कभी नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती? ध्वनि की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। चाल बदलती है, तरंग दैर्घ्य बदल सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। ध्वनि की फ्रीक्वेंसी हमेशा समान है। ठीक है। तो यहां तक पढ़े। ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब आते हैं किसी माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अब ध्वनि की चाल का अनुप्रयोग देखते हैं। ठीक है। तो ये मान के चले एक ग्राफ है, यहां पे हम लिखते हैं 1 मैक ध्वनि की चाल, 1 मैक, यहां पे है 1 मैक और यहां पे है 5 मैक। ठीक है। 1 मैक से यदि ध्वनि की चाल कम होगी, ठीक है, 1 मैक से यदि ध्वनि की चाल कम होगी तो कहलाएगा इंफ्रासोनिक। क्या कहलाएगा? इंफ्रासोनिक। ठीक है। यदि 1 मैक पर रहेगा तो क्या कहलाएगा? सोनिक। और यदि 1 मैक से ज्यादा रहेगा क्या कहलाएगा? सुपरसोनिक। क्या कहलाएगा? सुपरसोनिक। और यदि 1 मैक से 5 मैक के बीच रहेगा तो सुपरसोनिक। यदि 5 मैक से ज्यादा रहा तो हाइपरसोनिक। क्या करेगा? हाइपरसोनिक। ठीक है। मैक क्या होता है? यदि मैक का हम बात करें, मैक क्या होता है? किसी माध्यम में ध्वनि की चाल, ध्वनि की सामान्य चाल, ध्वनि की सामान्य चाल। जैसे हमारा जो है सामान्य क्या है? वायु हर जगह उपस्थित है, वातावरण में है। ठीक है। वायुमंडल हमारा पूरी तरीके से पृथ्वी का। तो वायु जो है, वायुमंडल में जो वायु है, मतलब जैसे एग्जाम्पल, ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है? क्षोभ मंडल है, यहां से यहां तक। ठीक है। क्षोभ मंडल में ही वायु है। ठीक है। क्षोभ मंडल में क्या है? ये वायु है।
इस वायु की गति जो है, सामान्य गति क्या है, 346 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्या है 346 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वायु की गति 346 मीटर पर सेकंड है, उसी को हम लोग एक मैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक मैक। तो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग हो सकती है मैक की परिभाषा। तो किसी भी माध्यम में ध्वनि की सामान्य चाल जो है वो क्या कहलाएगी, मैक। क्या कहलाएगी, मैक। तो लिख लेते हैं, किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं, ठीक है, एक मैक। फिर है कि यदि एक मैक से अधिक हो, यदि ध्वनि का चाल एक मैक से अधिक हो, एक मैक से अधिक हो, तब उसे क्या कहेंगे, तब उसे सुपरसोनिक। क्या कहेंगे, सुपरसोनिक। इसका हिंदी क्या होता है, सुपरसोनिक का पराध्वनिक चाल, पराध्वनिक, सुपरसोनिक, पराध्वनिक चाल, सुपरसोनिक स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड कहेंगे इसको, तो उसे सुपरसोनिक स्पीड कहेंगे। यदि ध्वनि का चाल 5 मैक से अधिक हो, 5 मैक से अधिक हो, तब उसे क्या कहेंगे, तब उसे हाइपरसोनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक स्पीड। क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक स्पीड। इसका हिंदी क्या होता है, हाइपरसोनिक स्पीड अति पराध्वनिक चाल, अति पराध्वनिक चाल। क्या होती है, अति पराध्वनिक चाल। तो सुपरसोनिक समझे कि जैसे देखिए कोई ये जेट है, ये हम जेट बनाए, ये जेट हम बनाए, इसका स्पीड समझिए कि 320 मीटर पर सेकंड। तो ये 320 मीटर पर सेकंड है, तो ये एक मैक कहलाएगा, एक मैक कहलाएगा। यदि इसका स्पीड मान के चलिए, इसका स्पीड हो गया 500 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या कहलाएगा, 500 मीटर पर सेकंड, सुपरसोनिक, सुपरसोनिक कहलाएगा। यदि इसका स्पीड सुपरसोनिक क्यों कहलाएगा, क्योंकि ध्वनि की चाल से अधिक है, वायु की चाल से अधिक स्पीड है, ठीक है, वायु की चाल से अधिक स्पीड है, इसलिए ये सुपरसोनिक स्पीड कहलाएगा। यदि हम कह रहे हैं 2000 मीटर पर सेकंड ले लेते, इसकी चाल एक एग्जांपल के रूप में बता रहे हैं हम। तो 2000 यदि चाल है तो वायु की चाल से 5 गुना ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक स्पीड में चलेगा, ठीक है। तो यदि एक ये जेट है या सैन्य वायु विमान है, ठीक है, फाइटर जेट है, तो एक में क्या कहलाएगा, 320 मीटर प्रति सेकंड, वायु का जो स्पीड है वही एक मैक कहलाएगा। यदि इससे ज्यादा 500 मीटर पर सेकंड से ये उड़ने लगे तब सुपरसोनिक कहलाएगा। और यदि इसका स्पीड 2000 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो क्या कहलाएगा, हाइपरसोनिक, ठीक है। यहां से इस एग्जांपल से समझ गए हमने, ठीक। तो यदि
कोई पिंड सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक स्पीड से चलती है तो यह एक प्रघाती तरंग का उत्पन्न करती है। प्रघाती तरंग, इसका इंग्लिश होता है शॉक वेव, SHOCK, शॉक वेव, प्रघाती तरंग का उत्पन्न करती है। अब ये प्रघाती तरंग होता क्या है, जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं। ये जैसे कोई फ्लाइंग जेट है, ठीक, ये क्या है, कोई फ्लाइंग जेट है, ये कोई फ्लाइंग जेट है, ठीक है। इसका स्पीड मान के चलिए 500 मीटर प्रति सेकंड, क्या है, 500 मीटर प्रति सेकंड इसका स्पीड है। ध्वनि के चाल से ज्यादा, वायु में जो ध्वनि की चाल है उससे ज्यादा इसका स्पीड है, हाँ? तो ये जब इस स्पीड से 500 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलेगी तो अपने पीछे एक वायु का शंक्वाकार बना लेती है, इस तरह करके, ठीक है, वायु का इस तरह करके शंक्वाकार बना लेती है, ठीक है, इस तरह। इसी को बोलते हैं सुपर शॉक वेव, इसे कहते हैं शॉक वेव कहते हैं। इस तरह का एक वेव बना लेती, इसी को कहते हैं शॉक वेव। ये बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है इसमें, क्या होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। तो शॉक वेव में क्या होते हैं, प्रघाती तरंग में अत्यधिक ऊर्जा होती है, ऊर्जा संचित होती है तथा इन तरंगों में अत्यधिक शोर उत्पन्न होता है, अत्यधिक शोर उत्पन्न होता है। और यही यदि जेट, जैसे चलिए कि इतना बड़ा बिल्डिंग है कि जैसे बुर्ज खलीफा पूरा जो है लगा हुआ है शीशा, चारों बगल से एकदम चमकता है, तो उस तरह का यदि बिल्डिंग हो और इतना स्पीड से यदि फाइटर जेट उसके पास से क्रॉस करे तो इसमें इस शॉक वेव में इतना ताकत होता है कि उसका जो है शीशा जो है जो लगा हुआ है उसको जो है चूर चूर कर सकता है, इतना सॉफ्ट रहता है, इसमें ऊर्जा रहती है, क्या है, शीशा को चूर चूर कर सकता है, पूरा फोड़ सकता है। तो एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए कि किसी कांच के इमारत के पास से यदि फाइटर जेट सुपरसोनिक स्पीड से क्रॉस करे तो कांच जो है, कांच क्या हो जाएगी, कांच चूर चूर हो जाएगी, क्या है, कांच जो है वो चटक जाएगी। तो यदि कांच वाली इमारत के पास से सुपरसोनिक स्पीड से कोई फाइटर जेट क्रॉस करे तो उसका कांच जो है क्या होगी, चटक जाएगी या चूर चूर हो जाएगी। तो यहां तक समझे हमने, ठीक है, इसको मिटाते हैं।
अब हम क्या पढ़ेंगे कि ध्वनि की चाल पर किसका किसका प्रभाव रहता है, किन किन भौतिक राशियों का प्रभाव रहता है। तो ध्वनि की चाल पर भौतिक राशियों का प्रभाव, भौतिक राशियों का प्रभाव, किन भौतिक राशियों का प्रभाव रहता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला लेते हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव समझते हैं। देखिए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। हम लोग इसके क्रस्ट पे रहते हैं, यहां पे रहते हैं, ठीक है। और ऊपर क्या हो गया, अलग अलग मंडल है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ये सब मंडल है। तो हम क्षोभ मंडल का बात कर रहे हैं अभी, यहां से यहां तक क्या है, क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल क्योंकि वायु सबसे अधिक यहीं पर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। क्षोभ मंडल में सर्वाधिक वायु होती है और मौसमी क्रिया भी यहीं पे होती है। तो क्षोभ मंडल का बात कर रहे हैं, वायु यहां होगी, वायु। तो हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पृथ्वी की सतह से, जैसे जैसे बाह्य की ओर, बाह्य अंतरिक्ष की ओर बढ़ेंगे, तो हम पाते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान क्या होगा, घटता चला जाता है। क्या होता है, घटता चला। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान घटता चला जाएगा, ठीक है। शायद मेरे ख्याल से हम जहां तक पढ़े हैं 111 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। कितना घटता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। कहां पे, क्षोभ मंडल में। कहां पे, क्षोभ मंडल में 111 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है क्षोभ मंडल में। तो यदि हम वायु के चाल की, यदि ध्वनि के चाल की बात करें तो वायु में ध्वनि की चाल कितना है, 346 मीटर पर सेकंड। तो ये कहां पे है, ये सतही पे है, जो पृथ्वी का जो सतह है, मतलब जो हम लोग जिस पे रह रहे हैं ये सतही हुआ। तो इस पर जो है कितना, जैसे तूफान आ गया या हवा चल रही है या जैसे भी है, तो वायु का स्पीड कितना होता है, नॉर्मल सामान्यतः 346 मीटर प्रति सेकेंड। सॉरी, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 346 मीटर प्रति सेकेंड। तो ध्वनि की चाल कितना है, 346 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से। तो तापमान क्या प्रभाव पड़ेगा ध्वनि की चाल पर, कि तापमान जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। तो तापमान जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ध्वनि की चाल बढ़ेगी। मतलब तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, समानुपाती होगा। तापमान के समानुपाती होगा ध्वनि की चाल। तो वायु का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ने पर ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती है। अगर वायु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, तो ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ेगी। क्या करेगी, बढ़ेगी, ठीक है। और जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल से बाहर जाते जाएंगे, या जैसे जैसे पृथ्वी की समुद्री सतह
समुद्री, ओ सी लेवल पे क्या, समुद्री समुद्री सतह, सी लेवल, सी लेवल, समुद्र का लेवल जो होता है सी लेवल से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे जाएंगे तो वायु का ध्वनि का स्पीड, ध्वनि का चाल घटे, क्या भी घटे, क्योंकि जैसे जैसे हम सतह से ऊपर आते जाएंगे तापमान घटता जाएगा, और तापमान घटेगा तो ध्वनि की चाल घटेगी। यह हुआ तापमान का प्रभाव ध्वनि के चाल के ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा नंबर का है दाब का प्रभाव। क्या है? दाब का प्रभाव। क्या है? दाब का प्रभाव। कैजुअली जानते हैं कि दाब का प्रभाव ध्वनि की चाल पर ना के बराबर पड़ती है। तो ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव ना के बराबर पड़ती है। दाब का कोई रोल नहीं रहता ध्वनि की चाल। ठीक है, तीसरा हम पढ़ते हैं गैसों में ध्वनि की चाल। गैसों में ध्वनि की चाल। गैसें क्या होती है? कोई गैस भारी होता है, कोई गैस हल्का होता है, किसी का एटॉमिक वेट मतलब आणविक द्रव्यमान किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया, उसी तरह क्लोरीन का 39 हो जाता है, और भी है, जैसे हीलियम का 4 हो गया। तो उसी तरह अलग अलग गैसों का जो है मान जो है एटॉमिक जो द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है। तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गैसों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है क्या? ध्वनि की चाल। जिसका द्रव्यमान कम होगा वो ज्यादा हल्का होगा, ज्यादा हल्का होगा तो वो ध्वनि की चाल उसमें ज्यादा तेज चलेगी। या जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा गैस का, उसका उसमें जो है क्या होगा? ध्वनि की चाल कम मतलब स्पीड से चलेगी। तो गैसों में क्या होता है कि भिन्न भिन्न गैसों में भिन्न गैसों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न होती है। ठीक है, मतलब जो गैस जितना ज्यादा हल्का होगा, हल्की गैस में ध्वनि की चाल ज्यादा होगी, ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। और भारी गैसों में ध्वनि की चाल कम होगी, कम होगी। तो गैसों में ध्वनि की चाल का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव होता है? गैसों में ध्वनि की चाल का क्या प्रभाव होता है कि हल्की गैसों में ध्वनि की चाल ज्यादा होगी और भारी गैसों में ध्वनि की चाल कम होगी। यहां तक समझे? ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब पर उसे ना के बराबर प्रभाव पड़ता है। और गैसों में ध्वनि की चाल का प्रभाव क्या होता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चौथा नंबर पढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या है कि घनत्व का प्रभाव, घनत्व का प्रभाव क्या होता है ध्वनि की चाल पर। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं विभिन्न विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होते हैं, और माध्यम में घनत्व का क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। जिसमें मास होगा या वॉल्यूम होगी उसमें डेंसिटी होगा ही। तो अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल भी अलग अलग होती है, और ये निर्भर किस पर करता है, प्रत्यास्थता और घनत्व पर। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है, भिन्न होती है, ठीक है। और ये निर्भर किस पर करता है, ये प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करती है। तो घनत्व पर क्या निर्भर करेगी कि जो घनत्व होगा ध्वनि की चाल घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होगा, ध्वनि की चाल घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब V of sound is indirectly proportional to root under क्या होगा, डेंसिटी। क्या होगा, रूट अंडर डेंसिटी। ठीक है। यदि दो माध्यम ले तो दो माध्यम, यदि एक माध्यम है M1, दूसरा माध्यम है M2, यदि ये माध्यम एक ज्यादा हो घनत्व, एक कम हो घनत्व, तब यदि दो माध्यमों का घनत्व एक दूसरे से कम हो, तो जिसका घनत्व कम होगा उसमें ज्यादा स्पीड होगी, उसमें ध्वनि का चाल अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। जैसे V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू रूट अंडर M2 बटा M1, ये मीडियम है, ठीक है। तो ये निकलता है। तो घनत्व का क्या प्रभाव पड़ेगा कि घनत्व यदि कम है तो ध्वनि की चाल ज्यादा होगी, घनत्व यदि ज्यादा है ध्वनि की चाल कम होगी। ठीक, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्या है, आर्द्रता, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। उस पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है आर्द्रता का, वो देखते हैं। तो 5वां नंबर, आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्रता का प्रभाव आप कभी नोटिस किए हैं कि यदि जैसे अभी गर्मी के दिन, ठीक है, अभी जो है हवाएं गर्म रहती है, शुष्क हो जाती है, ठीक है। अभी जैसे हम किसी को पुकारेंगे या किसी को बुलाएंगे, तो यदि वो दूर भी खड़ा है, ठीक है, तो क्या होगी, उन तक आवाज नहीं पहुंचती है, मतलब
पहुंचेगी लेकिन उतना ज्यादा साफ नहीं पहुंचेगी। लेकिन वही यदि बरसात का दिन होता, जिसमें हवा में नमी आ जाती है वर्षा के दिन में, यदि उस समय यदि किसी को पुकारेंगे तब, तो वो दूर में भी, काफी दूर में भी रहेगा, तो वहां तक आवाज पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि वायु में आर्द्रता ज्यादा है, और आर्द्रता होने के कारण वायु में जो छोटा छोटा पार्टिकल्स जो वाटर का रहेगा, वो एक दूसरे के कंपन बहुत जल्दी होगी, तो कंपन के माध्यम से वहां तक जल्दी ही आवाज पहुंच जाएगी। तो आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है कि आर्द्रता बढ़ने पर वायु की चाल भी बढ़ती है। क्या होगा? आर्द्रता बढ़ने पर सॉरी, वायु नहीं, ध्वनि, माय मिस्टेक। आर्द्रता बढ़ने पर, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। एग्जाम्पल में देखते हैं, बरसात के दिन में, बरसात के मौसम में सीटी की आवाज, सीटी की आवाज, सीटी की आवाज बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है। जैसे ले लीजिए कि ट्रेन है, गर्मी दिन में सुनिएगा उसका आवाज, हॉर्न का आवाज तो उतना ज्यादा दूर तक सुनाई नहीं देगा, लेकिन वही यदि बरसात का मौसम हो तब ट्रेन का हॉर्न का आवाज बहुत दूर तक जाती है। तो आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि की चाल का? आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, माध्यम के वेग का प्रभाव। मतलब यदि माध्यम, कोई माध्यम जैसे वायु हो गया या जल हो गया या गैस में कोनो हो गया, ठीक है, तो उसमें यदि वेग है, माध्यम में यदि वेग है, ठीक है, माध्यम में यदि वो किसी वेग से बह रही है, ठीक है, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो माध्यम के वेग का प्रभाव, माध्यम के वेग का प्रभाव। तो क्या होगा? यदि माध्यम का वेग ज्यादा होगा और जिस दिशा में माध्यम का वेग होगा उसी दिशा में हम यदि बोलेंगे, ठीक है, तो हमारा आवाज जो है काफी दूर तक सुनाई देगा, मतलब ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। और यदि माध्यम का वेग उधर से आ रहा है और हम इधर से बोल रहे हैं तो हमारा ध्वनि का जो चाल होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ये दिशा पर निर्भर करती है। तो यदि माध्यम का वेग की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ेगी, क्या होगी? बढ़ेगी। और माध्यम के वेग के विपरीत दिशा में ध्वनि की चाल घटेगी, ध्वनि की चाल कम होगी। ठीक है, तो जैसे ले लें, ये जो है माध्यम का वेग है, माध्यम का वेग, माध्यम में ले लीजिए वायु का वेग है, वायु या हवा इस दिशा में चल रही है, ठीक है, वायु इस दिशा में चल रही है और हम भी इसी दिशा में बोलेंगे, ठीक है, जैसे ये कोई बाजा लगा दिया हम, ठीक है, और यहां पे बोल रहे हैं, तो ये ध्वनि की चाल होगी, ध्वनि की चाल। तो इस हिसाब से क्या होगा कि ध्वनि अधिक दूर ट्रेवल करेगी, क्या होगी? ध्वनि ज्यादा दूर तक, ध्वनि ज्यादा दूर तक सुनाई दे, ठीक है।
ध्वनि ज्यादा दूर तक। और यदि एक दूसरे के विपरीत हुआ, ये माध्यम की चाल हुआ और इधर से हम बोल रहे हैं, तो ध्वनि जो है काट देगा यहाँ, तो ध्वनि की चाल जो है कम हो जाएगी। क्या होगी? ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। तो आज हम देखें क्या क्या देखें। पहले ध्वनि पढ़े, फिर ध्वनि तरंग पढ़े, फिर ध्वनि की चाल पढ़े, और फिर ध्वनि की चाल पर क्या क्या प्रभाव पड़ा वो पढ़े। तो आगे इसके बाद जो भी बचा है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।